जब इनिशियल शॉक थोड़ा कम हो गया, रोलैंड ने सोचना शुरू किया। बिल्कुल, ये जो सब कैओस हो रहा था वो जीरो की वजह से होना चाहिए या और ज्यादा सही कहा जाए तो पूरी तरह से उसका काम नहीं था। उसने ऐसे अजीब सपने क्यों बनाए जो उसकी यादों को चुराने की कोशिश कर रहे थे और खुद को एक छोटी लड़की में बदल रहे थे। यह मॉडर्न सोसाइटी तो बिल्कुल भी जीरो की यादों का हिस्सा नहीं हो सकती थी। पक्का है कि जो भी जीरो ने कोशिश की थी उसका प्लान बिल्कुल फेल हो गया था। रोलैंड को यह सोचने लगा था, इस दुनिया में उसका क्या रोल होना चाहिए। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे और वह अपने यूनिट की तरफ चल दिया। उसके पास अपनी पूरी यादें थीं और वह कभी भी चला जा सकता था, लेकिन इस दुनिया से उसे कितना मिल सकता था। जब वह अपने यूनिट में वापस आया तो रोलैंड ने हर कोने का ध्यान से जायजा लिया और फिर जीरो के बेडरूम की तरफ गया। छोटा और साधारण कमरा बहुत ही ढंग से अरेंज्ड था। फर्नीचर एक लाइन में रखा हुआ था और पॉलिश टेबल या फ्लोर पे एक भी दाग नहीं था। यह एक 7th ग्रेडर के लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। थोड़ी देर देखने के बाद रोलैंड ने एक डायरी देखी। उसने वो पिंक नोटबुक उठाई और पहली पेज को खोल दिया जहां टेक्स्ट और ड्राइंग्स थे। जीरो ने अपनी पहली मुलाकात रोलैंड से लिखी थी। स्कूल के रिलोकेशन के बाद वह यहाँ होम स्टे पर आई थी और उसकी लैंडलॉर्ड एक अजीब अंकल थे जिनका नाम रोलैंड था। रोलैंड एक बार में काम करता था और हर दिन घर वापस आता था, जिसमें से शराब की गंदी बदबू आती थी। जीरो को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसके परिवार ने कहा था कि यह सबसे सस्ती जगह है। अगर वह यहाँ नहीं रहना चाहती थी तो उसे शहर के बाहर भेज दिया जाता। रोलैंड ने डायरी को टेबल पर फेंक दिया। कितना अजीब प्लॉट था यह बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे कोई गलत वेबसाइट पर लिखा गया हो। ऐसे प्लॉट के बारे में सोचना भी गलत है जिसमें एफबीआई दरवाजा तोड़कर उसे गिरफ्तार कर ले। थोड़ा सोचकर उसने डायरी उठाई और पढ़ना जारी रखा। डायरी में यह लिखा था कि कैसे रोलैंड का काम चला गया था और इनकम न होने की वजह से दोनों को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। रोलैंड ने वह रेंट जो जीरो के परिवार ने दिया था ग्रोसरीज के लिए इस्तेमाल किया और जीरो कुकिंग करती थी। 3 महीने बाद जीरो ने धीरे धीरे इस अरेंजमेंट में एडजस्ट कर लिया और उनकी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। डायरी का आखिरी पेज एक एक्सीडेंट के बारे में था जब रोलैंड स्टूल से गिर गया था। रोलैंड ने डायरी बंद कर दी। लगता है कि सपने ने सबके लिए एक मॉडर्न आइडेंटिटी बनाई थी, जैसे एक कॉम्प्लेक्स सेटअप जो रोलैंड के दिमाग के लिए समझना मुश्किल था और इसलिए वह 2 महीने तक कोमा में था। टेबल पर कुछ और किताबें थीं जो शायद जीरो के एजुकेशनल मटेरियल्स थीं। उसने कैजुअली एक उठाई और देखा। वह एक मिडिल स्कूल केमिस्ट्री की किताब थी। किताब के अंदर उसके सामने एक पूरा पीरियडिक टेबल था। रोलैंड ने आंखें खोली और अपने आप को नेवरविंटर के शहर में वापस पाया। ड्रीम वर्ल्ड में अपने 2 विजिट्स के बाद उससे कुछ पैटर्न्स समझ में आए थे और एक एक्साइटमेंट के साथ वह बिस्तर से उठ गया। पहली बात जो उसने महसूस की वह यह थी कि ड्रीम वर्ल्ड में वक्त का गुजरने का तरीका रियलिटी से मैच नहीं करता था, और हालांकि उसने अभी तक एग्जैक्ट डिफरेंस कैलकुलेट नहीं किया था, यह डिस्कवरी उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। दूसरी बात, उसने अपने मानसिक स्थिति को भी असर होते हुए महसूस किया। शायद सपनों की विविडनेस की वजह से उसने देखा कि ड्रीम वर्ल्ड में एक्टिव रहना उसके लिए आरामदायक नहीं था। रोलैंड ने अभी तक ड्रीम वर्ल्ड में सोने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अगले वक्त वह इस पर एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहा था। सपने की नेचर ही वह आखिरी चीज थी जो उसका ध्यान खींच रही थी। यह बिल्कुल भी किसी ऑर्डिनरी सपने जैसा नहीं था। सपनों के अपने नियम थे और जो कुछ भी वहां हो रहा था वह बिल्कुल क्लियर था, जैसे वह एक नई दुनिया में चला गया हो। उस सपने के अंदर क्या सीक्रेट्स थे, रोलैंड ने इन सभी ऑब्जर्वेशंस को अपनी जर्नल में ध्यान से रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही सुबह हुई, रोलैंड ने सबको कासल के मीटिंग रूम में बुलाया। नेवरविंटर के शहर में पिछले 2 महीनों में जो चेंजेस हुए थे उन्हें समझने के अलावा अब वक्त आ गया था कि डीमंस के साथ होने वाले कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयारी करनी हो। बारोव ने सबसे पहले बात शुरू की और कहा कि ग्रे कासल, एंटल विंटर और वुल्फ हार्ट के किंगडम्स से वर्कर्स और रिफ्यूजीज को रिक्रूट करना एक बहुत बड़ा काम होगा। रोलैंड ने इस बात से सहमति होते हुए सिर हिला दिया। जानता था कि चर्च को हराकर उन्होंने जो न्यूज बनाई थी वह पूरी कंटिनेंट में फैल जाएगी। जल्दी ही जो नोबल्स चर्च के साथ थे वह मिलकर उनके खिलाफ आ सकते हैं। उनके पास वक्त काफी कम था। हर हाल में वह एक कदम आगे रहना चाहता था। रोलैंड ने यह भी ऐलान किया कि नेवरविंटर का पोर्ट अर्ली स्प्रिंग तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। बहुत सारे शिप्स की जरूरत पड़ेगी। शायद मर्चेंट्स की मदद से फिजॉर्ड से रिफ्यूजीज को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इन प्लान्स के दौरान एडिथ को
ऑफिशियली म्यूनिसिपल हॉल में बारोव के डिप्टी के रूप में इंडक्ट किया गया। बारोव ने पोलाइटली इस ऑफर को मना करने की कोशिश की थी, लेकिन रोलैंड ने पहले ही अपना फैसला ले लिया था। स्क्रॉल ने रिपोर्ट किया कि इंटरमीडिएट लेवल टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोसेस काफी धीरे चल रहा था। अब तक सिर्फ फरलैंड ही इंटरमीडिएट असेसमेंट पास कर पाया था। थोड़ी देर सोचने के बाद रोलैंड ने डिसाइड किया कि नए इंटरमीडिएट टीचर्स को स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट किया जाए। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एनकरेज करने के लिए रोलैंड ने स्कॉलरशिप सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सोचा। स्क्रॉल को पहले लगा कि यह रिवॉर्ड सिस्टम के जैसा होगा जो पहले चांगो स्ट्रॉन्ग होल्ड में प्रमोट किया गया था, लेकिन रोलैंड ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। पहले वाला सिस्टम ज्यादा लोगों को पढ़ाई में लाने के लिए था, जबकि स्कॉलरशिप सिस्टम का मकसद सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड देना था, ताकि जो सबसे टैलेंटेड हैं वो स्कूल में रहकर ज्यादा पढ़ाई करें। रोलैंड ने सोचा कि वह टॉप 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा, उन्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड्स देगा और फर्लिन और स्क्रॉल को उन्हें ट्रेन करने के लिए रखेगा जब तक वे असेसमेंट पास न कर लें और इंटरमीडिएट टीचर्स बन जाएं। बिल्कुल, रोलैंड का मकसद सिर्फ टीचर्स ट्रेन करना नहीं था। ये एक्सीलेंट स्टूडेंट्स अगर एजुकेशन का रास्ता नहीं चुनते तो वे रिसर्चर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन सकते थे, काफी अलग अलग पोजीशंस में। एजुकेशन एक जरूरी चीज थी। नेवरविंटर के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उस हिसाब से यह सबसे अच्छा प्लान था। आखिर में रोलैंड ने उठकर सबको देखा जो प्रेजेंट थे। सिटी हॉल के लिए आने वाले टाइम में जो मेन टास्क थे वो थे पॉपुलेशन को बढ़ाना, एजुकेशन को डेवलप करना और इंडस्ट्रियल स्केल को एनहांस करना। रोलैंड ने उम्मीद की थी कि ये सभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे जब तक कोई और भी ज्यादा पावरफुल दुश्मन ना आ जाए। मीटिंग के एंड में रोलैंड ने काइल को बुलाया और कहा कि उनसे एक डिस्कशन करनी है। काइल ने सोचा कि शायद रोलैंड उसे कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लैब का काम वापस करना चाहता था। रोलैंड मुस्कुराया। उसका चीफ एल्केमिस्ट हमेशा की तरह इम्पेशेंट था। रोलैंड चाहता था कि काइल केमिकल इंडस्ट्री के मिनिस्टर का रोल संभाले। काइल बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर गया। वही वजह बताई जो उसने पहले भी दी थी। उसे लोगों को मैनेज करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बस वह अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस करना चाहता था। रोलैंड ने मुस्कुराया। उसे पता था कि काइल दूसरे मैटर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर रोलैंड उसे केमिस्ट्री को और गहराई से समझाने का मौका दे तो क्या होता। काइल की इंटरेस्ट जाग गई। रोलैंड ने अपने ड्रॉअर से एक पेपर निकाला, एक ग्रिड जो पूरी तरह से स्क्रिबल्स से भरी हुई थी। यह पीरियडिक टेबल था जो उसने कल रात को अपनी मेमोरी से लिखा था। काइल की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने काम से काफी धीरे धीरे उस पेपर को छुआ, जैसे वह इस खजाने को किंग के हाथों से छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ज्यादा जोर से न उसे फाड़ दे। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए एक डील दी। अगर काइल केमिकल इंडस्ट्री के मिनिस्टर बनने के लिए मान जाता तो पूरा और कंप्लीट पीरियडिक टेबल उसका हो जाता, और अगर काइल अच्छा करता रोलैंड उसे एक और एडवांस और कॉम्प्रिहेंसिव केमिस्ट्री बुक देने का वादा करता। थोड़ी देर सोचने के बाद काइल ने गहरी झुककर एग्रीमेंट दिया और अपने पूरे मन से अपनी कोशिश करने का वादा किया। इजाबेला को बेसमेंट डंजियन से निकालकर एक रेगुलर बेडरूम में डाल दिया गया था। लगभग 2 महीने हो गए थे जहां उसे पूरी आजादी मिल गई थी, बिना किसी हैंडकॉफ्स या शैकल्स के। खाना बहुत ही लाजवाब और टेस्टी था और कोई भी उसे तंग नहीं कर रहा था। गार्ड्स कभी उसे बात नहीं करते थे, लेकिन वह उसे इज्जत से ट्रीट करते थे। उसे जो चाहिए था वो सब था, बस एक चीज की कमी थी। वह अपने रूम से बाहर नहीं जा सकती थी, पर 2 महीने गुजर चुके थे और रोलैंड की कमी उसे काफी परेशान कर रही थी। तभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी बाहर से। दरवाजा खुला और वहां न सिर्फ वह ब्लॉन्ड विच थी जो पहले देखी थी, बल्कि एक आदमी भी था। इजाबेला ने उसे तुरंत पहचान लिया। रोलैंड ही था। वह उठकर थोड़ा सा कर्तसी किया। रोलैंड ने इजाबेला को बताया कि हालांकि उसने जीरो को हरा दिया था, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इजाबेला ने हैरानी से कहा, यह इम्पॉसिबल है। रोलैंड क्यूरियस होकर पूछा, इम्पॉसिबल क्यों है? इजाबेला ने कहा, शायद एक आदमी एक विच को जगा नहीं सकता और इसलिए वह जीरो से सब कुछ इनहेरिट नहीं कर सकता। रोलैंड ने सिर हिलाया और बोला, जेंडर का कोई मतलब नहीं है। जो भी हो, सोल बैटलफील्ड की जीत के साथ जो चीजें मिलती हैं वो सिर्फ एबिलिटी नहीं बल्कि यादें और लाइफ स्पैन भी होती हैं। वह और भी कहने लगी, जीरो भी एक विच की यूनिक एबिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा होता तो वह तो कब की इजाबेला को खत्म कर चुकी होती।
इजाबेला को यकीन नहीं आया कि रोलैंड ने जीरो से न तो कोई यादें और न ही कोई और चीज इनहेरिट की थी। रोलैंड ने शौक से पूछा, क्या जीरो ने यह बताया था कि जो लोग फेल हो गए उनका क्या होता है? इजाबेला ने बताया कि वे लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। लेकिन जीरो ने यह बताया था कि जो वह यादें एब्जॉर्ब करती थीं, उनमें दो तरह की यादें होती थीं। एक वो जो रेजिड्यूअल कॉन्शियसनेस होती थी, जो जीरो को असर कर सकती थी, और एक वो जो बिल्कुल जीरो के कंट्रोल में होती थी। रोलैंड कुछ देर के लिए सोचता है, फिर बिना कुछ कहे सिर हिलाता है। फिर उसने इजाबेला की तरफ मुड़कर उससे एड्रेस किया। इजाबेला अपने सिर को धीरे से झुकाकर जजमेंट का इंतजार कर रही थी। रोलैंड ने कहा, तुम्हें अपनी एबिलिटीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम सीधे किसी को मार नहीं सकती। तुमने जितने भी क्राइम्स किए, चाहे तुमने जीरो की मदद की हो मुझे मारने में, तुम सिर्फ एक एकॉम्प्लिस थी। रोलैंड की आवाज बिल्कुल क्लियर और कूल थी जब उसने कहा, मैं इजाबेला को मारने नहीं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजाबेला को यह सुनकर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कुछ सेट हो गया हो, और वह झुककर एक शपथ की तरह कहने लगी, अगर तुम डीमन को हरा पाते हो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बिना शपथ के भी रोलैंड का प्लान था कि वह डीमन के साथ लड़ाई करेगा, लेकिन चर्च के बिल्कुल उल्टा, वह ह्यूमैनिटी के विनाश के बदले जीत नहीं चाहता था। उसने यह भी उम्मीद की थी कि इजाबेला अपने चर्च के टाइम के कुछ हैबिट्स को बदल सके। जैसे इजाबेला ने झुककर रोलैंड को अपना मास्टर कहा, रोलैंड को थोड़ा स्पीचलेस महसूस हुआ और उसने तुरंत क्लैरिफाई किया कि वह उसकी सर्वेंट नहीं बनेगी। रोलैंड चाहता था कि इजाबेला अगाथा के रिसर्च में मदद करे। इजाबेला को यह सुनकर शौक लगा और वह सोचने लगी, क्या यह रोलैंड से किया गया सब है? रोलैंड ने इजाबेला को उठाया और बताया कि अब प्योर वंस का कोई मतलब नहीं है। आज के बाद तुम्हें रिडेम्पशन विच के नाम से जाना जाएगा। इन बातों के बाद रोलैंड ने मुड़कर जाना शुरू कर दिया और इजाबेला अब भी डिसबिलीफ में थी। क्या यह सच में मेरा फाइनल जजमेंट है? कोई कैद नहीं, कोई खिलौना नहीं, या फिर कुछ और बुरा ट्रीटमेंट नहीं? इजाबेला ने रोलैंड को बुलाया और पूछा, वनीला और मैगी का क्या हाल है? रोलैंड ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर जवाब दिया, उनका हाल तुमसे काफी बेहतर है। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, इजाबेला ने अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लिया। सूरज की रोशनी में बैठकर उसने चमकती हुई रोशनी को नजरअंदाज करते हुए झुककर खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि आज का दिन काफी खूबसूरत है। ऑफिस वापस लौटकर नाइटिंगेल ने अपना नफरत जाहिर की, ये मानते हुए कि रोलैंड की सजा बहुत हल्की थी, जबकि इजाबेला ने उसे मारने की कोशिश की थी। रोलैंड ने उसे एक टुकड़ा फिश जर्की दिया जो उसने खुद भी खाया और बताया कि ये जीरो थी, इजाबेला नहीं, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। नाइटिंगेल ने जवाब दिया कि इजाबेला के एक्शन ही थे जो रोलैंड को सोल बैटलफील्ड में खींच लाए थे, जीरो द्वारा। रोलैंड ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा कि क्या इजाबेला सच में डीमन से लड़ना चाहती थी। नाइटिंगेल को झूठ पकड़ना आता था, इसलिए जो इजाबेला ने कहा था वो सब सच था। रोलैंड मुस्कुराया और कहा कि क्योंकि उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ, वो उन विचेस को रिडेम्पशन का मौका देना चाहता था जिनकी पाप बहुत भारी नहीं थे। आखिरकार वो चर्च के ब्रेन वॉशिंग का शिकार थी। इससे वो एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता था कि जब तक कोई निश्चित सीमाएं पार नहीं करता, रिडेम्पशन संभव है, खासकर जब डीमन उनका असली दुश्मन हो। उन्हें अपनी सारी ताकत इकट्ठा करनी थी। नाइटिंगेल ने अपना गुस्सा दिखाया और माना कि वो रोलैंड से झगड़े नहीं जीत सकती थी, और वादा किया कि वो इजाबेला पर नजर रखेगी। रोलैंड बड़े विंडो के पास गया। उसके दिमाग में अब भी इजाबेला के शब्दों की गूंज थी। उसने सोचा कि क्या ये वही वजह थी कि जीरो ने बार बार उसे समर्पण करने के लिए कहा था उनके एक ही बैटलफील्ड में। शायद पूरी तरह से समर्पण ही वो तरीका था जिससे साइड इफेक्ट से बचा जा सकता था। जीरो को पता था कि वो हारने वाली थी, इसलिए अपने अंत के पहले उसने रोलैंड पर बदला लेने का सोचा। उसने अपनी विल और यादें रोलैंड में डालने की कोशिश की थी। हालांकि जीरो को पता था कि उसका अंत होने वाला है, पर इसका नतीजा यह हो सकता था कि रोलैंड अब अपना पुराना सेल्फ नहीं रह पाता। शायद जीरो के दिमाग में यह सोचा गया था कि एक दिन रोलैंड इन हजारों यादों में खो सकता है और इससे जीरो को अपना शरीर अपनाने का एक मौका मिल सकता था। लेकिन जीरो ने यह नहीं सोचा था कि रोलैंड इस दुनिया का नहीं था। उसकी यादों से आई सोच, मालूमात और ज्ञान किसी ऐसे इंसान को बदल नहीं सकते थे जो मॉडर्न सोसाइटी में जीना और सरवाइव कर चुका हो। इस सब को करने के बाद
जीरो ने सब कुछ खो दिया, अपनी यादों तक को, और वह अपने पूरे और बेधोखा छोटे बचपन वाले रूप में वापस ड्रीम वर्ल्ड में आ गई। नींद में जाने के बाद रोलैंड फिर से ड्रीम वर्ल्ड में चला गया, जहां सुबह हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में आराम न कर पाने के कारण वह थोड़ा थका हुआ था। कुल मिलाकर उसने 20 घंटे बिना नींद के गुजार दिए थे। वह बिस्तर से उठकर लिविंग रूम में गया और वहां उसने फिर से जीरो को देखा। जीरो ने रोलैंड को हैरानी से देखा। यह पहली बार था जब उसने उसे इतनी जल्दी उठते देखा था। यह साफ दिखाई दे रहा था कि जीरो भी अभी अभी बिस्तर से उठी थी। वह जल्दी से किचन गई और नाश्ता बनाने लगी और 2 ब्रेड स्टिक लेकर वापस आई। रोलैंड ने एक को दांत से तोड़ा और देखा कि वह अब क्रिस्प नहीं थी, मतलब वह कल की थी। जीरो ने बताया कि उसने यह रात को सबसे सस्ती कीमत पर खरीदी थी, जब स्टॉल बंद होने वाला था, और अच्छी स्टॉल ओनर ने उसे थोड़ा बचे हुए आटे का भी दे दिया था। जीरो ने अपना बैकपैक उठाया और अपनी ट्यूटोरिंग क्लासेस के लिए निकलने की तैयारी की। रोलैंड ने उसे सफर के दौरान संभल कर चलने को कहा। उसने देखा कि जीरो ने वही ड्रेस और सफेद स्टॉकिंग्स पहने हुई थी जो वह 3 दिन से पहने थी, और घर में कोई भी धूल नहीं थी। उसका बेडरूम भी साफ और ठीक था। तो यह नहीं लग रहा था कि जीरो आलसी या गंदी थी, शायद उसके पास बदलने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं थे। इस वजह से रोलैंड को अचानक दर्द का एहसास हुआ। उसने खुद सोचा कि यह उसका सपना है, लेकिन उसके पास जो असली $300 था वह अब सिर्फ $250 रह गया था। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, उसने पैसे कमाने के तरीके सोचना शुरू किए। सभी कैबिनेट्स और क्लोजेट्स में ढूंढने के बाद उसने कुछ ज्वेलरी देखी जो काफी सिंपल थी। जब उसने फोन चेक किया तब उसने जाना कि जीरो के पेरेंट्स उन्हें हर महीने $1,500 भेजते थे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन अब अकाउंट में सिर्फ $12 ही बचे थे। रोलैंड ने अनुमान लगाया कि ज्वेलरी से लगभग $1,000 मिल सकते हैं, जो अभी के लिए काफी होगा। एक गहरी सांस लेते हुए रोलैंड की नजर फिर से स्टोर रूम की तरफ गई, जो पुरानी चीजों से भरा था। जब उसने उन चीजों का जायजा लिया तो कुछ अजीब लगा। उसने एक भारी आयरन डोर देखा। हैरान होकर उसने सोचा, इस डोर का यहां होना कितना अजीब है। जो दीवार इसके सामने थी वह बिल्डिंग की बाहरी दीवार थी और वह 8वीं मंजिल पर थे। यह तो एक खतरनाक सेफ्टी हैजर्ड था। रोलैंड ने चाबी ढूंढी और डोर को खोला, और उसके सामने एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया जो स्नोफ्लेक्स के साथ आई, और उसने देखा कि एक स्नोई लैंडस्केप था। यह देखकर उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ कि यह हर्मेस का नया होली सिटी था। उसने जल्दी से डोर बंद कर दिया और गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश की। जब उसने बाकी अपार्टमेंट के दीवारों को देखा तो उसने कोई और आयरन डोर नहीं देखा। शायद यह डोर अपार्टमेंट बनाते वक्त स्ट्रक्चर में डाला गया था, न कि बाद में। क्या यह अनोमली सिर्फ उसके यूनिट तक ही लिमिटेड थी, या फिर यह पूरे अपार्टमेंट में किसी और भी यूनिट में थी? दूसरे कमरों से किस दुनिया में जा सकते थे? वो अपने बेडरूम की तरफ वापस गया और क्लोसेट में से विंटर क्लोथिंग ढूंढने लगा। फिर वो आयरन डोर के पास वापस गया। उसने सोचा कि अगर वो डोर खुला रहे तो वो एक तरह से हमेशा चलने वाला इलेक्ट्रिसिटी फ्री एयर कंडीशनर का काम दे सकता है। उस डोर के पार एक स्पष्ट रूप से डिमार्केटेड दुनिया थी। यह बिल्कुल जीरो की टूटी हुई यादों का एक टुकड़ा हो सकता था। यह जगह लोगों से खाली थी, लेकिन आसपास कई स्ट्रक्चर्स थे। रोलैंड एक स्ट्रक्चर में गया और देखा कि वहां का खाना अभी भी ताजा था। धीरे धीरे स्टीम निकल रहा था। अंगूर भी लग रहा था जैसे अभी अभी डिलीवर किए गए हों। कुछ खाने के बाद उसने आसपास देखा और अंत में एक छोटी सी बॉक्स में हाई क्वालिटी जेम्स का खजाना ढूंढा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सब कुछ ले लिया, जो कुछ भी वो ले जा सकता था, और जो ताजा खाना उसके फ्रिज में रखा। उसने सोचा कि पूरे होली सिटी को लूट लेने का सोचकर वो हंसने लगा, लेकिन अचानक एक डिजीनेस का अटैक आया। वो फिर से बेहोश हो गया, और जब वो होश में आया तो अपने बेड पर पड़ा था। यह लगता था कि वो थकान और अचानक से ठंडी से गर्मी में बदलने का बॉडी रिएक्शन था, जो कि हीट स्ट्रोक जैसा था। तभी रोलैंड को थोड़ी सी सांस की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि जीरो उसके पास पड़ी थी, सो रही थी और अपने सपने में खास खाना खाने की कल्पना कर रही थी। मुंह से थोड़ा सा ड्रूल निकल रहा था। रोलैंड थोड़ा रुक गया, फिर अचानक उछलकर उठा और शोर से जीरो ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा कि वो उसे क्यों देख रहा था। जीरो ने अपने सिर के पीछे हाथ लगाकर थोड़ा नाराज होकर कहा कि उसकी उम्र के हिसाब से वो हीट स्ट्रोक कैसे हो सकता है, और कहा अगर उसने मदद नहीं की होती
तो वो पूरे दिन ठंडी जमीन पर सो रहा होता। रोलैंड ने धीरे से जीरो के बालों में थोड़ा सा रफल किया और सोचा कि छोटी लड़की के लिए उसे लिविंग रूम से बेड तक ले जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा, और वो पूरी वक्त उसके साथ रही थी। उसने शुक्रिया अदा किया। जीरो शर्माते हुए शुक्रिया सुनकर अपना काम बताते हुए चली गई, लेकिन रोलैंड ने उसे आराम करने के लिए कहा और बोला कि आज का खाना वो बनाएगा। जीरो ने हैरानी से उसे देखा। रोलैंड किचन में गया और नाश्ता बनाया। टेबल पर क्रिस्पी बेकन, हैम, अंडे और ताजे फल रखे थे। जीरो की आंखें चमक गईं जब उसने सुना कि फ्रिज में मीट का स्टॉक भर दिया गया है, और वो एक्साइटेड हो गई। रोलैंड मुस्कुराया और कहा कि जल्दी ही उनकी आने वाली पेचेक के साथ वो एक सेलिब्रेशन करेंगे। पिछले दिन की घटनाओं को सोचकर जीरो ने रियलाइज किया कि रोलैंड का हीट स्ट्रोक शायद उसके जॉब ढूंढने की कोशिश के कारण हुआ। रोलैंड ज्यादा डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन उसे आश्वस्त किया कि पैसे का मसला अब नहीं होगा। जीरो, जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी, अपने अंकल की फ्रैलिटी को लेकर चिंतित हुई और उसे जरा उसके लेविश इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल पर डांट भी दी। जैसे उसने बेकन में एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल दिया था, जो पहले ही साल्टी था। फिर भी उसने अपने प्लेट का सारा खाना खत्म कर दिया, मुंह साफ किया और कहा कि अब स्कूल का वक्त हो गया है। रोलैंड ने आंखें खोली और अपने आप को नेवरविंटर में पाया। उसने सपनों की दुनिया में 3 दिन गुजारे थे। जब वह यहां था तब यहां बिल्कुल दोपहर का वक्त था। डिस्क्रेपेंसी को कैलकुलेट करते हुए उसने यह निकाला कि दोनों दुनियाओं के बीच वक्त का फ्लो 1 से 8 के रेशियो में था। सपनों की दुनिया में अपने गुजारे गए दिनों के दौरान रोलैंड ने कुछ सामान बेच भी लिए थे। रोलैंड ने जो आर्मर, शॉर्ट स्वॉर्ड्स और क्रॉसबो के होली सिटी से निकाले थे, उन्हें बहुत कम दाम पे बेच दिया था। फिर उस पैसे से नए कपड़े और किताबें खरीदी थीं। उसने देखा कि कई टेक्स्ट बुक्स खाली थीं, जो यह दिखाता था कि सपनों की दुनिया उसके अपने कॉन्शियसनेस के बाहर नहीं जाती। जो किताब उसने कभी नहीं पढ़ी थी वह खाली थी, लेकिन अगर उसने किसी टेक्स्ट को एक बार भी देखा था, चाहे एक बार या अर्थ पे इंटरनेट पर ब्राउज किया हो, रोलैंड उसमें से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकता था। उसने जल्दी से जो कुछ भी याद कर सकता था लिखना शुरू कर दिया और दोपहर तक मेहनत करता रहा। तब नाइटिंगेल चुपके से कमरे में आई। रोलैंड की तबीयत को लेकर चिंतित थी क्योंकि उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। रोलैंड मुस्कुराते हुए बोला कि उसे लंच ला कर दे और वह दोनों साथ बैठकर खाएंगे। नाइटिंगेल ने टेबल से एक स्टैक ऑफ पेपर्स उठाए, थोड़ा हैरान होते हुए। पेपर्स में एक मैथमेटिकल मॉडल था जो किसी वॉल्यूम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलैक्सेशन के टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहा था। एक कॉन्सेप्ट जो उसने पहले देखा था, पर उसने सोचा कि इसे वैसे ही छोड़ दे और रोलैंड का खाना लेने चली जाती है। जाने से पहले उसने यह भी कहा कि बारोव को कुछ जरूरी बात करनी थी रोलैंड से। रोलैंड ने नाइटिंगेल को बोला कि बारोव को सीधा यहां आने को कह दे। बारोव को मैसेज मिलते ही वह जल्दी से आया। खुश था कि रोलैंड ने उस पर भरोसा दिखाया और उसे राजा के कमरे में आने दिया। जब रोलैंड ने अपने बेहोशी के दौरान आई कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पूछा, तो बारोव ने बताया कि 16 लेटर्स आए थे, जिनमें ज्यादातर अलग अलग लॉर्ड्स के थे जो ट्रेड या विजिट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। 2 पत्र ईस्टर्न टेरिटरी से आए थे जिसमें सीक्रेट मैसेज थे जो शायद पीस टॉक्स के बारे में थे। बारोव ने सभी पैटर्न का जवाब दिया जैसा रोलैंड ने पहले कहा था, लेकिन जब ईस्टर्न टेरिटरी की बात आई तो उन्होंने पीस टॉक्स की बात की थी, पर असल में अपने अथॉरिटी और प्रिविलेज देने को तैयार नहीं थे और यह चाहते थे कि रोलैंड पुरानी नोबल ट्रेडिशन को जारी रखे। रोलैंड थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि अगले स्प्रिंग तक इंतजार करेगा। फिर बारोव ने एक सीक्रेट लेटर एस्ट्रोलॉजर एसोसिएशन से और एक और किंगडम ऑफ डॉन से लाया। बारोव ने बताया कि इनका कंटेंट कुछ अजीब था। एस्ट्रोलॉजर्स ने एक्सटिंक्शन स्टार के निशान दिखाए थे, एक स्टार जो लाल रोशनी से चमकता था और एक फिक्स्ड पोजीशन में था। रोलैंड थोड़ी देर के लिए सोचता है। अपने लिमिटेड एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान के साथ रोलैंड को पता था कि सिर्फ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ही कोई ऑब्जेक्ट ग्रह के साथ रिलेटिवली स्टेशनरी रह सकता है, लेकिन अगर वह लाल चांद इस ऑर्बिट में होता तो यह संभव नहीं होता बिना ग्रह पर असर डाले। और ऑब्जर्वेशन से यह भी पता चला कि वह चांद काफी छोटा होना चाहिए था। तो क्या वह लाल चांद एक नेचुरल सेलेस्टियल बॉडी नहीं बल्कि एक मैन मेड सैटेलाइट था? लेकिन यह बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ था। वह काफी देर तक चुप रहा और फिर पत्र को रख दिया। बारोव को यह हुक्म दिया कि एक पत्र लिखे और चीफ एस्ट्रोलॉजर और बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर्स को नेवरविंटर शहर बुलाने का निमंत्रण दे। उसने दूसरा पत्र खोला
जो किंगडम ऑफ डॉन के राजा की मौत के बारे में था। उनका सबसे बड़ा बेटा अनपियान मोआ ने ताज उठाया था। उसका चर्च से गहरा नफरत था और उसने कई लोगों को अपने इस नफरत में फंसा लिया। उसने चर्च के फॉलोअर्स को मारने का हुक्म दिया, होली सिटी से ट्रेड रूट्स बंद कर दिए और विचेस के खिलाफ एक बड़े हंट की शुरुआत की। काफी आम लोग सिर्फ इसलिए पकड़े गए और मार दिए गए क्योंकि उन्होंने पहले चर्च पर विश्वास किया था। रोलैंड ने अपना सिर हिला दिया। लगता था कि किंगडम ऑफ डॉन एक पोटेंशियल एली हो सकता था अगर नए राजा ने इस तरीके से काम किया। रोलैंड ने बारोफ को हुक्म दिया कि एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक पत्र लिखे जिसमें एन पियन को नए राजा बनने पर बधाई दे, लेकिन साथ ही उसे यह भी वार्न करें कि जो वह कर रहा है उसे रोक दे। प्योर वन का मतलब सभी विचेस से नहीं था, और अगर एन पियन विचेस को अपने दुश्मन समझता है तो वह ग्रे कासल का दुश्मन बन जाएगा। बारोफ को चिंता थी कि यह एक धमकी के रूप में लिया जा सकता है। रोलैंड को इस बात का पता था, लेकिन यही तो था, एक धमकी थी। अगर अनपियन अपने रास्ते पर चलता रहा तो रोलैंड अगले साल उसकी जगह नए किंग ऑफ डॉन को लाने के लिए तैयार था। रोलैंड को एक समझदार राजा चाहिए था जो ग्रे कासल के साथ खड़ा हो, जो सिमिलर वैल्यूज रखता हो, अपने लोगों की फिक्र करता हो और अगली थर्ड डिवाइन वॉर में शामिल हो। बारोफ की आंखों में एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आया जो सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एक अनमिस्टेकेबल रिस्पेक्ट का मिक्स था। उसने ज्यादा नहीं कहा, बस झुका और बोला कि वह रोलैंड की इच्छा को नए किंग ऑफ डॉन तक पहुंचा देगा। जैसे जैसे शाम होने लगी, रोलैंड को नाइटिंगेल से एक मैसेज मिला कि टिली उससे मिलना चाहती थी। टिली रोलैंड के ऑफिस में आई ऐश के साथ, जो रोलैंड की पेपर वर्क में मदद करने का ऑफर दे रही थी। यह बात रोलैंड को हैरान कर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐश, जो हमेशा उससे थोड़ा बुरा ही देखने लगती थी, वह मदद करेगी। लेकिन रोलैंड को टिली के आने का कारण काफी हद तक समझ में आ गया था। जैसे ही उसने अपने शुभ भाव को कंफर्म किया, टिली ने शांति से बोला कि वह रोलैंड से अलविदा कहने आई थी। उसे स्लम्बरिंग आयल जाना था। कुछ देर की चुप्पी के बाद रोलैंड समझ गया और बोला कि वह उसकी इज्जत में एक फेयरवेल बैंक्वेट तैयार करेगा। फिर वह थोड़ा रुक गया और एक रियलाइजेशन उसे हुआ। क्या टिली ने स्लम्बरिंग आयल का ट्रिप सेट किया था? क्या इसका मतलब यह था कि वह वापस आएगी? टिली की हल्की सी हंसी सुनाई दी। रोलैंड पूरी तरह से हैरान हो गया। टिली ने गर्म मुस्कान के साथ रोलैंड को यह तसल्ली दी कि वह अपनी जीत की खबर स्लम्बरिंग आयल ले जाएगी। वह सबको बताएगी कि नेवरविंटर शहर और ग्रे कासल अब चर्च के खतरों से आजाद हो गए हैं और अब विचेस को फ्योर्ड के छोटे आइलैंड पर छुपकर रहने की जरूरत नहीं है। जब रोलैंड तैयार हो, टिली उन विचेस को जो सिटी ऑफ नेवरविंटर आकर बसना चाहेंगी, उन्हें यहां ले आएगी। उसने मजाक करते हुए कहा कि रोलैंड को शायद यह नहीं चलेगा अगर वह ज्यादा खाना खाए। रोलैंड के दिल में एक बेतहाशा एक्साइटमेंट का झोंका महसूस हुआ। वेस्टर्न टेरिटरी हमेशा उनके लिए खुला है। रोलैंड की एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी, लेकिन अभी जो करंट विच बिल्डिंग है वह शायद काफी नहीं होगी। उसने फैसला किया कि विचेस के लिए स्लम्बरिंग आयल से आने के बाद स्प्रिंग से पहले काफी हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करवाई जाएगी। टिली ने 3 उंगलियां उठाई और उम्मीद की कि रोलैंड उसके कंडीशंस मान ले। पहला, वह चाहती थी कि विचेस को यह स्वतंत्रता मिले कि वह खुद डिसाइड कर सकें कि वह नेवरविंटर शहर में रहना चाहती हैं या दूसरे शहरों में, जिसमें रोलैंड ने तुरंत हाँ कहा। लेकिन उसने यह सुझाव दिया कि सुरक्षा के लिए शुरू में वह या तो नेवरविंटर शहर में सेटल हो या स्लम्बरिंग आयल पर ही रहे जब तक पूरा ग्रे कासल एक न हो जाए और बाद में उनके पास अपना निर्णय लेने का विकल्प हो। टिली ने इस बात से सहमति जताते हुए सिर हिला दिया। दूसरा, अगर कोई विच रोलैंड के लिए काम करना नहीं चाहती थी तो वह उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था। रोलैंड ने सोचने के बाद यह पूछा कि क्या वह उन्हें टेम्प्ट या परसुएड कर सकता है। टिली ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, जबरदस्ती नहीं चलेगी, लेकिन परसुएशन ठीक है। आखिरी बात पर टिली थोड़ी रुक गई क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कैसे बात शुरू करे, लेकिन रोलैंड ने उसे खुलकर बात करने के लिए कहा। टिली ने एक कंडीशन रखी जो उसने अपने लिए भी काफी स्ट्रिक्ट समझी। वह चाहती थी कि स्लीपिंग स्पेल जो ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई थी वह इंडिपेंडेंट रहे। बिल्कुल, उनका कुछ हिस्सा नेवरविंटर को दिया जाएगा। रोलैंड, जो पूरी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानता था, लेकिन यह समझ गया था कि टिली ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्बैट और सपोर्ट विचेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट हल करने और स्लम्बरिंग आयल के लिए इनकम जनरेट करने के लिए बनाया था। समझ गया कि इस इंडिपेंडेंस का मतलब था कि टिली उस आइलैंड के विचेस की पूरी तरह से नजर रखेगी। यह कुछ ऐसा लग रहा था
जैसे वह उससे बचने के लिए अपनी ऑटोनॉमी बना रही थी, अपने अफेयर्स और बाउंटी असाइनमेंट्स को मैनेज करने के लिए और मेंबर्स को फ्योर्ड्स भेजने तक। रोलैंड लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के मान गया, बोला कि जब तक वह टेरिटरी के लॉस को फॉलो करेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं। रोलैंड को लगा यह थोड़ा एक प्राइवेट कंपनी के अरेंजमेंट जैसा है। टिली, जो अपने भाई के तेजी से अग्रीमेंट से हैरान थी, फिर से कन्फर्मेशन चाह रही थी, जो रोलैंड ने उसे तसल्ली दी। टिली ने रिलैक्स्ड होकर कहा कि वह 3 दिन में निकल जाएगी, एशेस, ईथाई और शैडो फेदर के साथ, ब्लड फैंग के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, और फिर उन्हें नेवरविंटर शहर वापस ले आएगी। उसने वादा किया कि वह डेमन्स के महीने से पहले वापस आएगी, अपने भाई के साथ मिलकर डेमोनिक बीस्ट्स के खिलाफ खड़ी होगी जब तक बड़े बर्फ के बादल नहीं छंट जाते। जैसे ही टिली चली गई, रोलैंड की चिंता उसके उत्साह के बीच में खो गई। जब रोलैंड को यह समझ आया कि स्लम्बेरिंग आइल के विचेस वेस्टर्न टेरिटरी में माइग्रेट कर सकते हैं, तो उसने खुशी महसूस की, लेकिन एक छोटी सी चिंता भी थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें विच यूनियन में शामिल करना चाहिए या नहीं। यूनियन अब वेंडी के द्वारा मैनेज किया जा रहा था, जो अपने मेंबर्स के साथ रोलैंड पर काफी भरोसा करती थी और उन्हें यहां अपनापन महसूस होता था। लेकिन स्लम्बेरिंग आइल के विचेस काफी सारे थे, और अगर वे सब यूनियन में शामिल होते तो यह वेंडी के कंट्रोल को कमजोर कर सकता था और शायद उन्हें वह अपनापन नहीं मिलता। अगर उन्हें यूनियन में शामिल नहीं किया जाता तो यह एक्सक्लूजन का एहसास दे सकता था और विचेस को बाहर महसूस हो सकता था। अब जब टिली ने खुद से यह बात उठाई तो रोलैंड का तनाव काफी कम हो गया। वैसे भी टिली का थोड़ा चिंतित होना बिल्कुल सामान्य था। विश्वास बनने में समय लगता है और पहले के मुकाबले यह काफी बड़ी सुधार था। बैंक्वेट कैसल के पिछवाड़े में रखा गया था। मोल्ली ने कैंडल को देखते हुए इनबी से कहा कि वेस्टर्न टेरिटरी में ऐसा रहना वाकई में काफी लायक है। टेबल पर कई इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे, लेकिन ज्यादातर कच्चे थे, और बीच में एक स्टीमिंग हॉट पॉट रखा गया था। जैसे ही सारी विचेस आईं, रोलैंड ने घोषणा की कि यह एक डीलक्स हॉट पॉट बैंक्वेट है। खाना खाने का तरीका सादा था, बस जो भी पसंद आए उसे पॉट में डालकर पकाना और फिर आनंद लेना। टिली पहले ट्राई करने वाली थी। हॉट पॉट का एसेंस ब्रॉथ में होता है और पकड़े हुए इंग्रेडिएंट्स काफी स्वादिष्ट थे। एंड्रिया को खुशी से खाते हुए देखकर ऐश ने मजाक किया और पुरानी बात याद दिलाई, जब किसी ने कहा था कि असली रूप में खाना खाना सबसे बेहतरीन है, बिना किसी कंडिमेंट्स या मसालों के, और कहा था कि कंडिमेंट्स और मसाले बर्बरिक तरीके से खाना पकाने का तरीका है जो नोबिलिटी के लिए नहीं है। अगर यह पहले होता तो एंड्रिया शायद जवाब देती, लेकिन अब वह बस खाना खाने में ही लगी हुई थी। फ्लेवर को एंजॉय करना उसके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने ऐश को नजरअंदाज करते हुए अनदेखा कर दिया। ऐश बस मुस्कुराई और फिर सभी ने साथ में खाना शुरू कर दिया। बैंक्वेट के बाद रोलैंड अपने बेडरूम में वापस गया, अपना ज्ञान रिकॉर्ड करते हुए। एना आई और रोलैंड को बताया कि स्टीम टरबाइन पूरा हो गया था। रोलैंड ने एना को अपनी बाहों में लेते हुए उसके काम की तारीफ की। एना को देखते हुए रोलैंड को कुछ दिन पहले नाइटिंगेल के साथ हुई बात याद आई। एना ने भी महसूस किया कि रोलैंड के मन में कुछ चल रहा है। रोलैंड को शुरू करने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। इस दुनिया और युग में कोई भी यह नहीं सोचता कि एक नोबल या राजा के कितनी वाइफ्स हैं। यह तो सामान्य है। एक राजा के पास 100 वाइफ्स का हरम होना भी आम बात थी। एना को पहले से ही पता था कि रोलैंड किस बात पर सोच रहा है, खासकर नाइटिंगेल के लिए उसके जज्बातों को लेकर। एना जानती थी कि जितना ज्यादा रोलैंड उसे यह बात बाद में बताएगा, उतना ही ज्यादा वह उसके जज्बातों का ख्याल रखता है। फिर भी एना की आशा थी कि रोलैंड अपने ख्याल जल्दी उससे शेयर करे। एना ने कभी भी एक प्रिंस की मोहब्बत जीतने की उम्मीद नहीं की थी, बस रोलैंड के साथ रहने में खुश थी। यह तब बदला जब रोलैंड ने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एना ने यह नहीं सोचा कि रोलैंड ने कुछ गलत किया। वह खुश थी कि रोलैंड ने अपने जज्बात उससे शेयर किए। अचानक उसने रोलैंड को देखा और पूछा, क्या तुम इस दुनिया से नहीं हो? इस दुनिया में जो लोग नॉबल नहीं होते वे भी ऐसे मामलों में कभी भी शर्माते नहीं हैं। एना ने जारी रखा, वैसे भी इस दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो विचेस के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने करीब दोस्त नहीं मानते। अपने वादे को याद करते हुए एना ने सोचा कि अपने अनुमान को एक किताब में लिख ले और बाद में रोलैंड से पूछे कि वह सही थी या नहीं। ऐसे समय पर रोलैंड के लिए कोई चीज छुपाना मुश्किल हो गया था। एना की ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और समझ काफी जबरदस्त थी। रोलैंड ने सिर हिलाया।
यह कंफर्म करते हुए कि कुछ डिटेल्स के अलावा एना का गेस काफी सही था। एना ने कहा, रोलैंड, तुम अपना ज्ञान इस दुनिया में ले आए हो और हमें बचाया, लेकिन मुझे यह उम्मीद है कि तुम थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिव हो और कम सतर्क रहो। फिर उसने कहा। मैं नाइटिंगेल से बात करूंगी। फिर एना ने गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। डॉन के रॉयल कैपिटल का हाल कुछ अनस्टेबल हो गया था और यॉर्क, जो आमतौर पर राजनीति पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, वह भी यह महसूस कर रहा था। टैवर्न्स में बातें हो रही थीं कि डॉन के टेरिटरी के लॉर्ड्स ने बगावत कर दी है। व्यापार काफी कम हो गई थी और गुलामों का परिवहन बंद हो गया था। हर जगह सैनिकों को लोगों को गिरफ्तार करते हुए देखा जा रहा था और उनके घरों में सर्च करने के लिए घुस रहे थे। इन बदलावों के बावजूद यॉर्क को लगता था कि अलायंस पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए किंग का विचेस के लिए एटीट्यूड रोलैंड को जरूर पसंद नहीं आएगा। लेकिन यॉर्क को यह भी लगता था कि रोलैंड इतना आगे नहीं जाएगा कि वह अपनी पड़ोसी देश के साथ संधि को विचेस के मामलों पर टीयर अप कर दे। यॉर्क ने खुद को याद दिलाया कि उसका काम सिर्फ रोलैंड की मर्जी को कन्वे करना है, यह सब उसके कंसर्न का मामला नहीं है। सुबह का फायदा उठाते हुए यॉर्क ने डिसाइड किया था कि पहले डेनिस से मिलेंगे और फिर शाम के मनोरंजन का फैसला करेंगे। जैसे ही वे निकलने वाले थे, ऑटो अचानक उनके पास आ गया। यॉर्क को एक दर्द भरी सिरदर्द महसूस हुई। ऑटो के आने का मतलब कभी भी अच्छी बात नहीं होता था, लेकिन वे इसे बस वैसे ही नहीं भगा सकते थे। अपने कमरे में यॉर्क ने ऑटो से पूछा कि क्या इस बार कोई और संदेश उनकी महाराज के लिए देना था। ऑटो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि इस बार वह यॉर्क की मदद मांगने आए हैं और एक लेटर और एक एग्जीबिशन का इनविटेशन दिया। ऑटो ने यॉर्क को कोई भी जवाब देने का मौका नहीं दिया। अपनी चाय पीकर कह दिया कि उनकी मदद करना किंग रोलैंड की मदद करना भी है। ऑटो के पास जानकारी थी कि एक आइटम जो नीलामी में था वह एक विच थी। यॉर्क थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि नए किंग ने विचेस को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और अगर यॉर्क उस विच को बचाने के लिए दखल देता तो यह दोनों देशों के बीच के रिश्तों को प्रभावित कर सकता था। लेकिन ऑटो ने भरोसा दिलाया कि नए किंग एक विच के लिए गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। यॉर्क को समझ नहीं आया कि ऑटो ऐसा क्यों कर रहा था। ऑटो को एंड्रिया की याद आई और उसने याद किया कि वह भी एक विच थी जिसे वह बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। किंग रोलैंड ने एक बार कहा था कि विचेस को चर्च के झूठ और बदनामी के कारण मारना नहीं चाहिए, वह भी इंसान है। शायद ऑटो का यह एक्शन एंड्रिया के लिए गिल्ट की वजह से हो रहा था। बिना और कोई सवाल किए यॉर्क ने मदद करने का फैसला किया। दोनों एक गाड़ी में बैठकर एग्जीबिशन की तरफ निकल गए, जहां एक खूबसूरत और बढ़िया फिगर वाली लड़की मास्क पहने उनके स्वागत के लिए आई और उसने खुद को नंबर 76 के रूप में पेश किया। वह लड़की यॉर्क को एक छुपे हुए दरवाजे से अंदर ले गई और एग्जीबिशन में दाखिल कर दिया। वहां का माहौल काफी अंधेरा था और कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक स्टेज एकमात्र लाइट्स का सोर्स बन गया जो तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। एक आदमी जो फॉर्मल कपड़े पहने हुआ था स्टेज पर चढ़कर ऑडियंस के सामने झुका, उन्हें इज्जत से ग्रीट किया और फिर अनाउंस किया कि एग्जीबिशन शुरू हो रही है। दो स्टाफ ने एक बॉक्स दिखाया जिसके अंदर चमकते हुए रोशनी से भरे हुए जेम्स थे। नंबर 76 ने धीरे से बताया कि इसे मैजिक स्टोन कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये डीमन के कैंप से आई थी। यॉर्क का सरप्राइज देखते हुए नंबर 76 ने तुरंत समझ लिया कि ये यॉर्क का पहला विजिट है। उसने यॉर्क को तसल्ली दी कि चिंता मत करो, ये सिर्फ एक्सिबिशन की कैपेबिलिटीज दिखाने का एक तरीका है। यॉर्क ने मौका देखते हुए अपना हाथ उसकी कमर पर रख लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने पूछा कि क्या वह भी एक्सिबिशन का एक हिस्सा है। लड़की ने यॉर्क को आकर्षित नजर से देखा और जवाब दिया, एक्सिबिशन के बाद भी मैं तुम्हारे सेवा में रहूंगी। यॉर्क को यह जगह पसंद आने लगी थी। अपना ध्यान स्टेज पर शिफ्ट करते हुए 2 राउंड का ऑक्शन हो चुका था और उसने जो बेच रहे थे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बार एक लड़की को स्टेज पर लाया गया और मेल होस्ट ने जोर से अनाउंस किया कि वह वुल्फहार्ट किंगडम की एक रिफ्यूजी थी और एक विच थी जो डीमन की ताकत से अपने आप को हील कर सकती थी। वह खूबसूरत विच देखकर ऑडियंस में बैठे हुए मर्चेंट्स अपने बिड्स को बढ़ाने लगे और दाम जल्दी से 1000 गोल्ड तक पहुंच गया। यॉर्क ने अपने दांतों को कांपते हुए सोचा, लेकिन तुरंत अपनी बिड नहीं बढ़ाई, याद करते हुए जो ऑटो ने कहा था कि इनविटेशन कार्ड करेंसी की तरह यूज होता है, लेकिन असल में यह कितना कीमती था। जल्दी ही दाम 12000 तक पहुंच गया और बिडिंग धीरे धीरे स्टेबल हो गई।
यॉर्क को समझ आ गया कि अगर अब उसने अपनी बिड नहीं बढ़ाई तो वह विच खो देगा। उसने अपने दांतों को कांपते हुए कहा, 2000। नंबर 76 ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, 2000। पब्लिक में नए ऑफर्स आए जो यॉर्क की बिड से 30,000 ज्यादा थे। जब यॉर्क ने वह आदमी देखा जिसने बिड बढ़ाई थी, उससे पता चला कि उस आदमी का क्लाइंट एक लड़की थी। यॉर्क समझ नहीं पाया कि एक लड़की को इतनी जल्दी विच क्यों चाहिए थी। नंबर 76 ने पूछा कि क्या वह और बिड बढ़ाना चाहता है। इस दफा यॉर्क ने फैसला किया और अपनी बिड को डबल कर दिया, 4000। नंबर 76 ने जोर से कहा, अपना हाथ ऊंचा करते हुए। होस्ट की धीमी आवाज यॉर्क के लिए बेहद नर्व रैकिंग थी। उसने सोचा अगर वह स्टेज तक जाकर गवेल मार के बिडिंग फाइनलाइज कर सके तो कितना अच्छा होता। खुशकिस्मती से कोई और बिड नहीं आई। यॉर्क ने आह भरते हुए आराम से बेंच पर बैठ गया, अपनी पीठ पर पसीना महसूस करते हुए। नंबर 76 उसके पास आई और यॉर्क को विच जीतने की मुबारकबाद दी। नंबर 76 को फॉलो करते हुए वह एग्जीबिशन से बाहर निकले, जहां एक छोटा सा होल वॉल में था। जब आसपास कोई नहीं था, यॉर्क ने धीरे से पूछा कि पेमेंट कैसे की जाएगी। नंबर 76 मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम कंफर्म करोगे कि आइटम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तब तुम बस इनविटेशन दे सकते हो। इस दौरान तुम हमारी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का भी मजा ले सकते हो। यॉर्क ने एक सीक्रेट रूम में एंटर किया और उसने विच को देखा जिसे उसने अभी खरीदा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। जब उसने यॉर्क को देखा, वह डर से कांप रही थी और जल्दी से संघर्ष करने लगी। यॉर्क ने नंबर 76 से कहा कि वह रूम से बाहर चले जाए। फिर वह विच के पास गया और उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? यॉर्क ने जवाब दिया कि वह उसे बचाने के लिए आया है। लड़की का नाम एमी था और उसने पूछा कि अगर यॉर्क सच में उसे बचाने आया है तो उसे क्यों नहीं छोड़ा। यॉर्क को लगा कि अगर वह भाग गई तो उसे फिर से पकड़ना मुश्किल होगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए समझाया कि अगर वह फिर से पकड़ ली गई तो उसके पास 4000 गोल्ड नहीं होगा उसे बचाने के लिए। उसने एमी से कहा कि वह वैसा ही रहे जैसा अब है, ताकि कोई शक न हो, और उससे वादा किया कि वह कभी न कभी उसे आजादी देने का मौका जरूर ढूंढेगा। जाने से पहले उसने उससे यह भी वादा किया कि वह उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसके जैसे दोस्त मिलेंगे, जहां उसे छुपने या भूखा रहने की जरूरत नहीं होगी। यॉर्क दूसरे रूम में गया जहां वह नंबर 76 को ढूंढ रहा था। उसने धीरे से उसका नाम बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं बाहर क्या हुआ था, लेकिन यॉर्क को पूरा यकीन था कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। तभी अचानक कोई अंदर आया। यॉर्क बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर गिर गया और अपनी जान के लिए भीख मांगता हुआ बोला। लेकिन वह इंसान रुकता नहीं, सीधा उसकी ओर बढ़ा। तभी एमी ने चिल्लाया, एनी! नहीं! यॉर्क ने मुंह मोड़ा और देखा कि एक लाल बालों वाली लड़की उसके पीछे खड़ी थी। फिर अचानक उसे एक बड़ी हाथ ने पकड़ लिया, उसे उठाया और जमीन पर पटक दिया। एनी ने एमी से पूछा, क्या यॉर्क ने तुझे कुछ किया? एमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि यॉर्क ने कहा था कि वह उसे बचाने आया है। एनी ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि लगता है एमी को फिर से धोखा दिया गया है, और फिर एक्सपर्ट तरीके से यॉर्क के हाथ पीछे बांध दिए, बोलते हुए कि कोई भी अपनी 4000 गोल्ड की रकम एक विच को नहीं देगा जिसे वह जानता नहीं। यॉर्क ने समझा कि यह लड़की वही थी जो उसके खिलाफ बिडिंग कर रही थी। यॉर्क ने कहा कि वह झूठ नहीं बोल रहा और अपने आप को ग्रे कासल का एमिसरी बताया और बोला कि विच को बचाना उसके किंग का हुक्म था। एनी सोचने लगी तो यॉर्क ने जल्दी से बताया कि अभी के किंग का नाम रोलैंड विंबलडन है और शायद यह नाम उसे कुछ याद आए क्योंकि वह विचेस के लिए जाना जाता था। यॉर्क ने रोलैंड के बारे में बताया कि कैसे उसने वेस्टर्न टेरिटरी में विचेस के लिए काफी कुछ किया था। एनी ने इस बात को सोचा, फिर पूछा, तो फिर तुमने एमी को क्यों नहीं छोड़ा? यॉर्क ने समझाया कि अगर एमी उस पर विश्वास नहीं करती और भाग जाती तो उसे पकड़कर बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। एनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद यॉर्क का प्लान यह हो कि वह एमी को ग्रे कैसल के किंग के पास भेजे। यॉर्क ने जवाब दिया कि उसका प्लान था कि वह एमी को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां विचेस को सबके बराबर सम्मान मिलता हो और उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हो। यह सुनते ही एनी ने उसे चुप रहने को कहा। ब्लड फॉन्ग याद करते हुए उसकी आवाज ठंडी हो गई थी क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे वादे किए थे। यॉर्क थोड़ा रुक गया, उसने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। एनी ने यॉर्क को बिस्तर पर डाल दिया और एमी से कहा
कि विचेस को सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, उनके वादों पर नहीं जो नोबल्स देते हैं। फिर उसने बेहोश नंबर 76 को कमरे में खींचकर डाल दिया और उसे यॉर्क से जोड़ दिया। जब यॉर्क ने देखा कि एनी का इरादा उन्हें मारने का नहीं लगता तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने चुपचाप एनी के एक्शन को फॉलो किया और उनसे एक आखिरी बार यह कहा कि वह ग्रे कासल जाने पर विचार करें। एनी ने अपना मन नहीं बदला और कहा कि उनकी जान सिर्फ इसलिए बचाई गई थी क्योंकि ग्रे कासल के किंग ने चर्च को हराया था। फिर वह मुड़कर चली गई। यॉर्क ने उन्हें बाहर काफी गार्ड्स होने की चेतावनी दी, लेकिन एनी ने आश्वासन दिया कि उसके अपने तरीके हैं। यॉर्क के आखिरी शब्दों में यह था कि वह दोनों आने वाले समय में अगर कोई मुसीबत हो तो उसकी मदद ले सकती हैं। एनी ने एक आखिरी बार उसे देखा और फिर चल दी। यॉर्क ने सोचा शायद यह सब बेहतर है। उसने अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता था वह किया। जब उसने नंबर 76 को अपने पास देखा तो उसने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए सोचा कि आज रात कोई रोमांटिक एस्केपेड्स नहीं होने वाले हैं। अपने मुंह से थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने अपने दांतों से कंबल को खींचकर उन दोनों पर डाल दिया और नींद में चला गया। अगले दिन एक बड़े कमरे में उठकर यॉर्क को तुरंत ऑटो का दरवाजा खटखटाते हुए सुना, जो न्यूज सुनकर जल्दी से आया था और यॉर्क के हाल चाल पूछने लगा। यॉर्क थोड़ा नाराज हो गया और बोला कि ऑटो की लापरवाही के कारण वह मारा जा सकता था। ऑटो को जो कुछ हुआ था वह सब पता था और उसका चेहरा काफी परेशान हो गया। उसने जल्दी से माफी मांगी और कुछ कॉम्पेंसेशन देने की बात की। यॉर्क ने थोड़ा सोचकर फैसला किया कि वह इस मौके का इस्तेमाल करके नंबर 76 को खरीदने की बात करेगा, जो आज शाम को उसके पास आना था। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी दरवाजा खुला और एक मिडिल एज आदमी अंदर आया। वह एग्जीबिशन का इंचार्ज था और सबसे पहले उसने यॉर्क के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगी और यह भी कहा कि उसकी सुरक्षा देखकर उसे खुशी हुई। मैनेजर ने बताया कि उनकी जांच के मुताबिक यह सब पहले से सोचा समझा गया था और 2 और विचेस को भी किडनैप किया गया था, लेकिन उसने यॉर्क को यह वादा किया कि जैसे ही विचेस मिलेंगी वह उसे तुरंत सूचित करेगा। यॉर्क ने मैनेजर को यह निर्देश दिए कि जो विचेस पकड़ ली जाएंगी उन्हें उसके पास वापस भेज दिया जाए और किसी और को ना दिया जाए। मैनेजर ने समझकर सिर हिलाया। यॉर्क ने 2 बार खांसी की और फिर पूछा कि नंबर 76 का क्या हाल है। मैनेजर ने सख्ती से जवाब दिया कि उसे अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करने के लिए सजा मिलनी चाहिए और इस वजह से वह अपनी गाइड के रोल के लिए क्वालिफाई नहीं करती। यह सुनते ही यॉर्क ने तुरंत पूछा कि क्या वह नंबर 76 को खरीद सकता है। मैनेजर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि वह अब गाइड नहीं रही। यॉर्क ने कोई जवाब नहीं दिया, बस 500 गोल्ड का ऑफर दिया जो इनविटेशन के साथ पे किया जाएगा। ऑटो ने हैरानी से कहा, क्या गाइड? यॉर्क ने ऑटो का हाथ दबाया, उसे इस बात को और न पूछने का इशारा करते हुए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैनेजर ने मान लिया और बोला कि वह नंबर 76 को यॉर्क को दे देगा। यॉर्क थोड़ा चौंका, फिर खुश हो गया। मैनेजर ने समझाया कि क्योंकि यह घटना यॉर्क के लिए नुकसान का कारण बनी, इसलिए उन्हें उसकी तकदीर उसके हाथों में देना सबसे बेहतर फैसला होगा। वे लोग नंबर 76 को यॉर्क को एक कॉम्पेंसेशन के रूप में देने के लिए तैयार थे। एक बुजुर्ग आदमी जो एक नौकर के सहारे चल रहा था, धीरे धीरे एक गुफा के गहरे हिस्सों की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थकने के साथ चल रहे थे। अपनी जिंदगी पर विचार करते हुए उसने याद किया कि कैसे उसने अपने पिता से 20 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस संभाला था और कॉमर्स गिल्ड को इस स्तर तक ले आया था। लेकिन जैसे जैसे गिल्ड बढ़ता गया उसके फाउंडेशन कमजोर होते गए। उसे यह चिंता थी कि क्या उसकी मौत के बाद लोग अपनी पोजीशंस पर खुश रहेंगे। उसे शक था कि क्या उसके बेटे इस सब को संभाल पाएंगे। उसका शरीर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। वह एक पत्थर के दरवाजे तक पहुंचा जहां हवा नम थी और जमीन पानी से भरी हुई थी। बुजुर्ग ने अपने नौकर से कहा कि वह उसे यहां छोड़ दे क्योंकि अब उसे आखिरी सफर अकेले तय करना था। गुफा के प्रवेश से बाहर निकलते ही वह धीरे धीरे गुफा के बीच में गया जहां एक धुआं सा बढ़ने लगा था। जब वह एक बड़े चैम्बर तक पहुंचा जहां 2 गार्ड्स और एक पुल था, तो गार्ड्स ने बुजुर्ग को सलाम किया और कहा कि मैसेंजर उनका इंतजार कर रहा था। बिना एक भी शब्द कहे गार्ड्स ने पलटकर चलना शुरू कर दिया और बुजुर्ग को कोई भी आपत्ति का मौका नहीं दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वह सेंटर के पास पहुंचा उसने देखा कि हर किसी के हाथ में एक बड़ा मैजिक स्टोन था और वे लोग गॉड्स के मैसेंजर को बुला रहे थे। मैजिक स्टोन्स धीरे धीरे मद्दम होने लगे
और जल्दी ही जमीन से एक बैंगनी रोशनी उठी जो अंधेरे को एक अलग ही मंजर में बदल रही थी। वह बैंगनी रोशनी धीरे धीरे एक बड़े दिल में बदल गई। तीनों आदमी झुके और दिल की आवाज सीधे बुजुर्ग के मन में गूंज रही थी। एक आवाज जिसका लिंग का पता नहीं था बुजुर्ग से बोली, ऊपर की स्थिति के बारे में बताओ। बुजुर्ग ने अपने होश में आते हुए हैरानी के साथ बताया कि विचेस ने ग्रे कैसल के एम्बेसडर का इनविटेशन स्वीकार नहीं किया और विचेस की विजिलेंस उन्होंने जो सोचा था उससे ज्यादा मजबूत थी। मैसेंजर ने बुजुर्ग को दोष नहीं दिया, बस यह पूछा कि क्या कोई समाधान है। बुजुर्ग ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा कि वह विचेस को मजबूर कर सकते हैं कि वे इनविटेशन को स्वीकार करें, शायद किंगडम ऑफ डॉन के नए किंग की नीतियों का इस्तेमाल करके। मैसेंजर ने अपना गुस्सा दिखाते हुए आवाज थोड़ी तेज की और कहा कि वह विचेस को मारने या उन्हें मिटाने की नीतियों से नफरत करता है। बुजुर्ग के पास जवाब नहीं था। वह जानता था कि यह प्लान सिर्फ विचेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन उसके पास इस बात को कहने का हौसला नहीं था। मैसेंजर की आवाज ज्यादा तेज हो गई और बुजुर्ग को याद दिलाया कि हर विच की अहमियत है, खासकर जब दुनिया के अंत का वक्त नजदीक हो। बुजुर्ग आदमी ने लगभग भूल ही दिया था कि मैसेंजर उसके सोच को भी पढ़ सकता है। उसने अपने आप को जमीन पर झुका दिया और बार बार झुकते हुए अपनी कमजोरी बताई कि उसके पास इतनी मैन पावर नहीं थी। मैसेंजर ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और बुजुर्ग को अपने गार्ड्स की मदद देने का ऑफर दिया। जब बुजुर्ग ने पूछा कि कितना समय लगेगा तो मैसेंजर ने कहा कि उसे सिर्फ 2 हफ्ते चाहिए होंगे ताकि वह प्लान के तीसरे चरण तक पहुंच सके। मैसेंजर ने मान लिया। आखिरकार बुजुर्ग ने अपने मन में जो सबसे बड़ा सवाल था वह पूछा, क्या विचेस सच में इतनी जरूरी हैं? क्या गॉड सिर्फ उन्हीं को अपना फेवर्ड समझते हैं? अगर यह वेल्थ या पावर का मामला होता तो मुझे लगता है मैं इस काम के लिए ज्यादा सूटेबल हूं। लेकिन उसे अपना सवाल पूरा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैसेंजर ने एक ठंडी हंसी के साथ उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि बुजुर्ग को अपने शब्दों की गहराई नहीं समझ आई। न तो वेल्थ न पावर, कुछ भी अपोकलिप्स के सामने महत्वपूर्ण नहीं था। गॉड्स एक ऐसे सेवियर की तलाश में है जो उनकी बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल कर सके, न कि कोई मंडेन स्पोक्स पर्सन। बुजुर्ग को एक स्वस्थ शरीर दिया जाएगा पर उसे अपनी जगह समझनी होगी। बुजुर्ग को थोड़ी नफरत हुई, लेकिन उसने अपोकलिप्स के बारे में जो भविष्यवाणियां सुन रखी थीं, उन्हें ध्यान में रखा। मैसेंजर ने बार बार उसे कहा था कि कोई नहीं जानता कि चोजन वन कौन है, लेकिन उन्हें ढूंढना और कोशिश करते रहना जरूरी है। और मैसेंजर ने 10,000 साल इस ढूंढाई में लगा दिए हैं। जब बुजुर्ग अपना रुख मोड़ने वाला था, मैसेंजर ने एक पल के लिए चुप रहने के बाद पूछा, क्या चर्च सच में गिर गया है? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने कई लोग भेजे थे जांच के लिए और सबने यह रिपोर्ट किया कि वह ग्रे कैसल के किंग के हाथ से हार गए और उनके बाद बस एक खाली जमीन बची थी जहां डिमोनिक बीस्ट्स का समंदर छाया हुआ था। शायद यह उनका अंत था। मैसेंजर की आवाज अचानक धीमी और थोड़ी उदास हो गई। बुजुर्ग को यह समझ नहीं आया, लेकिन मैसेंजर जल्दी से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और बात करने का सिलसिला खत्म हो गया। वह बड़ा दिल धीरे धीरे गायब हो गया। बुजुर्ग ने इज्जत से झुककर सलाम किया और गार्ड ने उसे एक पोर्सलेन की बोतल दी। उस बोतल में एक दवाई थी जो मैसेंजर की तरफ से दी गई थी। बुजुर्ग ने उसे तुरंत पी ली और अंदर से एक गर्म जलती हुई महसूस होती रही जो उसकी ताकत को वापस ला रही थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल पहले से ज्यादा निम्बल हो गए थे। उसने सोचा कि कैसे 3 साल पहले उसे अपने व्हील चेयर को चलाने के लिए एक सर्वेंट की जरूरत थी। फिर धीरे धीरे वह खड़ा हो गया, चलने लगा और अब उसका शरीर दोबारा से ताकत से भरा हुआ था। अगर वह मैसेंजर के फैसलों को पूरी तरह से पूरा करता रहा तो शायद एक दिन वह सच में अमर हो सकता था। अब नेवरविंटर में रोलैंड ने अपने लिए एक कप चाय ली और नाइटिंगेल को भी एक कप दिया, जो अपनी रिक्लाइनर में आराम से बैठी थी और फिश जर्की के एक टुकड़े को पिंच कर रही थी। नाइटिंगेल ने चाय पर एक सांस ली और रोलैंड से एक क्यूब शुगर मांगी। एना से बात करने के बाद नाइटिंगेल 2 दिन के लिए गायब हो गई थी और जब वह वापस आई तो ऐसा लग रहा था कि उसने अपना बोझ उतार दिया हो और फिर से अपनी पुरानी केयरफ्री मूड में आ गई थी। उसके चेहरे पर अक्सर एक मुस्कान थी जब वह एक कहानी की किताब में घूम रही थी। अंत में अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया रोलैंड और उसने पूछा, नाइटिंगेल, एना ने तुमसे क्या कहा था उस दिन? एक तेजी से मूव करते हुए वह रोलैंड के पास आ गई और उसकी हंसी से यह पता चल गया कि कोई राज है जो वह शेयर नहीं करना चाहती थी। नाइटिंगेल ने रोलैंड को देखा
और अचानक उसका शुक्रिया अदा किया उसके लिए जो उसने एना के सामने उसकी बात रखी थी। शाम को रोलैंड ने अपना रुख नॉर्दर्न स्लोप के वर्कशॉप की तरफ किया, जहां पहला बिसेमर कन्वर्टर स्टील मिल था। एना ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आग जलाई और जल्दी ही फर्नेस में मोल्टन आयरन लाल हो गया। रोलैंड ने वर्कर्स को कहा कि ट्यूलरीज को फर्नेस में डालें। स्टील पाइप दूसरे एंड पर कोटेड होड से कनेक्टेड थी, जो स्टीम इंजन से जुड़े हुए एग्जॉस्ट सिस्टम तक पहुंचती थी। जैसे ही ऑक्सीजन रिच हवा कन्वर्टर में घुसी, फर्नेस के मुंह से शोलों का एक बेहद जोरदार फटका निकला, जो वर्कर्स को हैरानी में डाल गया। उस गर्मी के ब्लास्ट को देखते हुए रोलैंड को एक बेहद गर्व का एहसास हुआ। ये शोले इंसानियत के नए दौर में कदम रखने की निशानी थे। अभी के लिए उसे स्टील को रिफाइन करने के लिए हवा का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, लेकिन जब वह भविष्य में पूरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाएंगे तो ये शोले और भी ज्यादा चमकीले और रोशन होंगे। नेवरविंटर के काम को सेटल करने के बाद रोलैंड का वक्त आ गया था अपने सपनों की दुनिया में वापस जाने का। वहां एक धूप भरी समर मॉर्निंग थी और उसका फोन अनरेड मैसेजेस से भरा हुआ था। मैसेजेस चेक करते हुए उसने देखा कि लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या उसके पास अभी भी आर्मर बेचने के लिए है। अब उसकी फाइनेंशियल स्थिति आरामदायक हो चुकी थी, तो रोलैंड ने डिसाइड किया कि वह आर्मर बेचना जारी नहीं रखेगा। उसने जीरो के कमरे की तरफ देखा और नोटिस किया कि वह अभी तक नहीं उठी थी। छोटी लड़की के नाश्ता तैयार करने का इंतजार न करते हुए रोलैंड नीचे गया और एक छोटी सी नूडल शॉप में चला गया जो गली में छिपी हुई थी। नूडल्स खाते हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए उसका ध्यान एक लंबी पारी और एक लड़की के पैरों पर गया जो गली में दौड़ रही थी। वह गार्सिया थी, जो कैजुअल एथलेटिक वियर में थी, जो उसके पैरों को दिखा रहा था। बाल बंधे हुए थे और एक तौलिया उसके गर्दन में लटका हुआ था। रोलैंड को हैरानी हुई जब उसने देखा कि गली के लोग सब उसकी तरफ देख रहे थे। कई लोग तो व्हिसल कर रहे थे। उनका एक्साइटमेंट ऐसा था जैसे वे कोई सेलिब्रिटी देख रहे हों। लोगों की बातें रोलैंड के लिए काफी हैरानी का सबब थीं। उन्होंने गार्सिया के बारे में कुछ बातें की जिसमें कुछ प्रतियोगिता का भी जिक्र था। तभी शॉप ओनर पास आकर रोलैंड को बताया कि वह गार्सिया को नहीं जानता। शॉप ओनर ने समझाया कि गार्सिया एक मार्शल फाइटर है और इसी वजह से इस शहर के लोग अपनी जिंदगी शांति से जी रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज्ड रोलैंड ने देखा जहां शॉप ओनर ने इशारा किया और उसने दीवार पर एक बड़ा साइन देखा जो डेमोलिश लिखा था। शॉप ओनर ने बताया कि एक डेवलपमेंट कंपनी इस इलाके को तोड़ने की सोच रही थी ताकि स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा सकें, और अगर गार्सिया ने यह मुद्दा टीवी पर एक्सपोज ना किया होता तो शायद लोग अब तक फोर्स्ड डेमोलिशन का सामना कर रहे होते। रोलैंड को समझ नहीं आया कि क्या बोले और शॉप ओनर ने हंसी के साथ कहा, इसीलिए सब लोग गार्सिया को सपोर्ट करते हैं। उसने सुझाव दिया कि रोलैंड अभी नया है, लेकिन धीरे धीरे वह भी गार्सिया का फैन बन जाएगा। रोलैंड ने पैसे दिए और शॉप से निकल गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दीवार पर लिखे डेमोलिश शब्द के बारे में सोच रहा था। जैसे सपने कभी कभी अजीब तरीकों से अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं, वैसे यह भी काफी अनबिलीवेबल लग रहा था। उसने सोचा, क्या वह इस सपने दुनिया का असली मालिक है? लेकिन अगर उसके लिए यह दुनिया गार्सिया की वजह से थी तो यह भी काफी अजीब था। सवालों से भरे दिमाग के साथ रोलैंड अपने कमरे में वापस गया, जहां जीरो अभी अभी अपने बेडरूम से नींद से निकलकर बाहर आई थी। रोलैंड ने जो ब्रेकफास्ट खरीदी थी वह उसे दे दी। जीरो थोड़ा हैरान टेबल पर बैठी और समझ नहीं पाई कि उसका अंकल इतनी जल्दी क्यों उठ गया था। रोलैंड ने समझाया, अब मुझे काम है तो देर तक नहीं सो सकता, और अब हमें पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जीरो का एक्साइटमेंट देखते हुए जब वह अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी, रोलैंड ने पूछा, क्या तुम्हें गार्सिया के बारे में पता है? जीरो का चेहरा चमक गया और वह खुश होकर बोल पड़ी, सिस्टर गार्सिया एक प्रोडिजी हैं जो मार्शल फाइटर एसोसिएशन में 20 साल की उम्र में शामिल हुई थी और कभी हार नहीं गई। रोलैंड को क्यूरियस हो गया कि यह मार्शल फाइटर एसोसिएशन क्या होता है, लेकिन जीरो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वह सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लेते हैं, और यह चाहिए होता है बहुत परसेवेरेंस और डिटर्मिनेशन, वरना वह पावर उन्हें खत्म कर देगी। फिर वह मजाक करते हुए बोली, अंकल, ऐसे अनरियलिस्टिक आइडियाज मत सोचना। जीरो ने अपना बैकपैक उठाया और स्कूल के लिए निकल गई। जीरो के जाने के बाद रोलैंड ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी अंदर की अजीब पावर पर फोकस किया। पावर से डिवोर होने का आइडिया उसे विच के मैजिक बैकलैश याद दिलाता था। क्या यह दुनिया भी ऐसे ही रूल्स पे चलती थी? उसने टीवी ऑन की
और मार्शल फाइटिंग कंपटीशन का एक प्रोग्राम देखा जो ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स से काफी अलग था। फाइटर्स ने कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था और वे रॉ अनगार्डेड पंच मार रहे थे जो किसी भी मोमेंट खून भी निकाल सकते थे। उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ आम लोगों से कई ज्यादा थी। रोलैंड को और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक डीमन भी प्रतियोगियों में था और ऑडियंस इस चीज को बिल्कुल नॉर्मल समझ रही थी। जैसे ही रोलैंड इस ड्रीम वर्ल्ड के पेक्यूलियरिटीज में डूबा था, उसका पेट गुर्राने लगा और उसे एहसास हुआ कि सूरज लगभग डूब चुका था और जीरो अभी तक घर वापस नहीं आई थी। जैसे ही वह नीचे कुछ खाने के लिए जाने वाला था, एक अर्जेंट न्यूज रिपोर्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। एक नाइफ रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था उसी स्ट्रीट पर जहां जीरो स्कूल जाती थी। रोलैंड के दिल में एक गहरी घबराहट का एहसास हुआ। अगर जीरो को कुछ हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा। रोलैंड जल्दी से क्राइम सीन की तरफ भागा, जहां खुशी की बात यह थी कि जो रॉबर था उसे पहले ही पकड़ लिया गया था। रोलैंड एक पतली गली में गया जहां एक आवाज सुनाई दे रही थी जो मदद के लिए बुलाने जैसी लग रही थी। पता था कि यह एक्शन टाइपिकल हॉरर मूवी सीन जैसे होंगे जहां प्रोटैगनिस्ट एक डंब मूव करता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक आदमी को देखा जो अपनी पीठ उसकी तरफ करके खड़ा था, अकेला। आदमी ने रोलैंड की तरफ नहीं देखा बल्कि अपना सिर 180 डिग्री घुमाकर उसकी तरफ देखा, एक बिल्कुल अननेचुरल तरीके से, जो देख के रोलैंड का चेहरा डर से सफेद हो गया। उस आदमी के माथे पर एक लाल मिस्ट का वर्टेक्स था और उसने रोलैंड को ठंडी नजरों से देखा और पूछा, तुम मार्शल फाइटर हो? रोलैंड थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने कहा, नहीं। जैसे ही उस आदमी को अपना जवाब मिल गया, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोलैंड डर के बजाय उससे पूछता है, क्या तुम पावर के बैकलैश का शिकार हो? आदमी ने अपने होठों पे थोड़ी नफरत भरी हंसी के साथ कहा, कोई भी नहीं जानता कि यह पावर कहां से आई है या इसका असली नेचर क्या है। आदमी ने अपने आप को हिलाकर कहा, मुझे यह पावर महसूस होती है और यह पावर इस दुनिया की नहीं, यह गॉड्स की तरफ से एक गिफ्ट है। फिर वह धीरे धीरे रोलैंड की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा था कि यह आर्म्ड रॉबरी 1 या 2 मार्शल फाइटर्स को यहां खींच लाएगी, लेकिन तुम यहां हो तो कुछ बुरा नहीं है, उसने कहा। और फिर उस आदमी के बात खत्म करने से पहले ही रोलैंड ने अपना पंच मार दिया। उसका पंच इतनी तेजी से लगा और इतनी ताकत थी कि वह आदमी उड़कर जमीन पर गिर गया। आदमी ने रोलैंड की तरफ हैरानी से देखा और सोचा, तुमने तो कहा था कि तुम मार्शल फाइटर नहीं हो। रोलैंड ने उसकी बात को इग्नोर किया और कुछ किक्स मार डाली, अपने पहले के डर के फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए। उसके बाद रोलैंड ने अपना हाथ उस आदमी के माथे पर डाला जहां लाल मिस्ट थी और उसे अपने हाथ में खींच लिया। वर्टेक्स रोलैंड के हाथ में चला गया और पहले जो गहरा लाल रंग था वह अब एक चमकती हुई सफेद वर्टेक्स में बदल गया। फिर एक सोने की रोशनी का बीम आसमान की तरफ उड़ गया और रोलैंड ने अपने अंदर एक अचानक बदलाव महसूस किया। वह इस बदलाव को ठीक से शब्दों में नहीं बयां कर पाया, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन था कि यह दुनिया उसने जो सोचा था उससे ज्यादा रहस्यमयी है। अपने यूनिट वापस जाने के बाद रोलैंड जैसे ही डोर नॉब को घुमाने जा रहा था, एक तेजी से आती हुई कदमों की आवाज सुनाई दी। जीरो ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में हैरानी के साथ थोड़ी सी परेशानी भी थी। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि दूसरा कहां था। जीरो ने पहले बात की और बताया कि उसका क्लास लेट हो गया था, और फिर रोलैंड से पूछा कि वह कहां गया था। रोलैंड ने जवाब दिया कि वह उसे ढूंढने गया था क्योंकि जीरो वक्त पर घर नहीं आई थी। जीरो को यह जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। रोलैंड हंसकर प्यार से उसके बाल उलझाता हुआ अंदर गया। उसने अपनी चिंता दिखाई कि जीरो को घर वापस नहीं आते देख के। वह दोनों डिनर के टेबल पर बैठ गए जहां डिनर पहले से तैयार था। जीरो को अगले दिन छुट्टी थी तो रोलैंड ने लाइब्रेरी जाने का प्लान बनाया, जो जीरो को ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगा क्योंकि वह अपनी रियर हॉलिडे बुक्स के साथ नहीं बिताना चाहती थी। रोलैंड मुस्कुराया और कहा, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, नए कपड़े लेने। यह बात सुनते ही जीरो का मूड तुरंत ब्राइट हो गया और उसने प्लान मान लिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानहवा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सबका बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।